देखिए सीएमए इंटर ग्रुप 1, और ग्रुप 1 में आपका लॉ का 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इस 100 मार्क्स के पेपर में से जो 35 से 40 मार्क्स का वेटेज है दैट इज फॉर कंपनी लॉ, एंड जो आपका 60 मार्क्स का वेटेज है, अराउंड अप्रॉक्सीमेट 60 मान लीजिए, 65 या 60, और अप्रॉक्सीमेट 60 मार्क्स का जो वेटेज रहेगा दैट इज फॉर अदर लॉ। अदर लॉज मतलब इस अदर लॉज में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल एथिक्स, ये सब तो एडवांस पढ़ेंगे ही, इसके अलावा अदर एक्ट जैसे फैक्ट्री एक्ट और ये सब भी कवर होगा। बट दिस अदर लॉ इज टेकन बाय सम अदर फैकल्टी। इन इंटर आई एम गोइंग टू टेक ओनली कंपनी लॉ, ठीक है। और ये जो कंपनी लॉ वाला जो कंटेंट है आपके सीएमए इंटर लेवल पे, दिस इज अ बेस फॉर यू। रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पर तो आपका 35 या 40 मार्क्स का ही कंपनी लॉ आता है, लेकिन जब आप सीएमए फाइनल में जाएंगे तो आपका 100 मार्क्स का लॉ का पेपर रहता है, और वहां पर जो ये कंपनी लॉ है ये अप्रोक्सीमेट 70% पोर्शन को कवर करता है। सो दिस इज अ बेस, यू क्रिएट अ बेस हियर। तो जो कंसेप्ट आप यहाँ पे क्लियर करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर वो सीएमए फाइनल में जाके तो आपको एडवांस लेवल पे कंपनी लॉ मिलेगा, ठीक। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके लॉ का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा, 4 पार्ट में। एज यू नो कि अभी ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवा रहा है, तो ये जो ऑनलाइन एग्जाम में लॉ का पेपर है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ए बी सी एंड डी। जो पार्ट ए है दिस इज ऑफ 20 मार्क्स ना। पार्ट ए, पार्ट 4 पार्ट में पेपर डिवाइडेड है, ए बी सी डी। जो पार्ट ए है उसका वेटेज है 20 मार्क्स का, एंड इन दिस 20 मार्क्स वेटेज यू विल फाइंड द एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे जिसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। पार्ट बी का वेटेज भी 20 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इस 20 मार्क्स में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ये 1 लाइनर हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। सो लास्ट अटेम्प्ट में ये पैटर्न चेंज हुआ था। 20 बी में पहले 20 क्वेश्चन आते थे 1-1 मार्क के, लेकिन अभी चेंज कर दिया है, नाउ इट इज 10 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क। पार्ट सी में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड इसमें से आपको एनी 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 12 मार्क, ठीक है। हर क्वेश्चन 12 मार्क का होगा, और ऐसे 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको कोई भी 4 सवाल करने हैं। डी पार्ट, ये जो डी पार्ट है इसमें आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, और ये जो 1 क्वेश्चन है ये करेगा कैरी 12 मार्क। पर पार्ट बी में जो आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा दैट इज ऑफ कंपल्सरी, ठीक है। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो पार्ट बी में आपको सवाल मिल रहा है दिस इज ऑफ कंपल्सरी नेचर, आपको ये सवाल करना ही करना है। सो दिस इज अ पेपर पैटर्न। ये पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपके सामने रखा। इसमें इट मींस इट इंक्लूड्स द कंपनी लॉ एज वेल एज अदर लॉ। अब कंपनी लॉ से कुछ सवाल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाएंगे, कुछ पार्ट बी में मिल जाएंगे, कुछ पार्ट सी में, और पार्ट डी इंस्टीट्यूट की इच्छा है कि वो कंपनी लॉ में से कंपलसरी क्वेश्चन पिक करता है या फिर अदर लॉ में से पिक करता है, ठीक है। बट एज ऑन डेट कंपनी लॉ में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं मतलब प्रोविजन, डायरेक्ट प्रोविजन पूछा जाता है। कंपनी लॉ का कंटेंट भी छोटा है क्योंकि वेटेज भी मार्क्स का कम है, बट
अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कंपनी लॉ कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, या जितने भी लॉज इंडिया में बने हुए हैं कंपनी लॉ इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लॉ। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से फोकस के साथ पढ़ेंगे। इंटर लेवल पे फायदा ये कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अगर प्रोविजन याद रखेंगे, प्रोविजन अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट दी पेपर। ये आप नोट कर लीजिए पेपर पैटर्न, और इसमें से आपको कुछ पूछना है पेपर पैटर्न में। अगर आपको इंस्टेंटली कोई डाउट लगता है तो प्लीज आस्क। दोस्त हैं आपके, क्या नाम है आपका? निशांत। निशांत, लिखिए निशांत। क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, लिख लो, लिख लो। हाँ, नोट्स मिलेंगे, बट क्लास नोटिंग्स भी रहती है, तो देयर शुड बी ए सेपरेट नोटबुक, लाइक नॉट द हैवी वन, थोड़ा पतली सी अगर नोटबुक होगी तो भी चलेगी। प्रिंटेड नोट्स तो रहेंगे। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नोटेड। चलिए, देखिए हाँ, आप पुराने खिलाड़ी हो या नए मैदान में उतरे हो, लेकिन क्लास का डेकोरम कोई खराब नहीं करेगा। ठीक है, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एक्ट? इंडिया में किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए क्या बने हुए हैं? लॉ बने हुए हैं। ठीक है, और ये लॉ बनाने की पावर किसके पास है? मतलब लॉ बनाने की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास, बट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इंडिया में कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया? कंपनीज एक्ट बनाया गया। ठीक है, इस कंपनीज एक्ट 2013 के पूर्वज हुआ करते थे कंपनीज एक्ट 1956। इस कंपनीज एक्ट 1956 को रीअपील किया गया, मतलब पूरा का पूरा चेंज किया गया, और कंपनीज एक्ट 1956 की जगह अभी नाउ कंपनीज एक्ट 2013 लेके आया गया। इस कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शंस हैं, लेकिन ये 470 सेक्शंस आपको इंटर लेवल पर नहीं पढ़ने हैं, बहुत थोड़ा कंटेंट इसमें इंटर लेवल पे आपको पढ़ने को मिलेगा, बट टोटल 470 सेक्शंस है, यानी इंटर फाइनल को मिला के आप टोटल 470 सेक्शंस, टोटल 470 सेक्शंस पढ़ लेंगे जब तक आप सीएमए फाइनल क्रैक करेंगे तब तक। ठीक है, नाउ कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया है, और कंपनीज एक्ट को जो एडमिनिस्ट्रेटिव करने वाली अथॉरिटी होती है दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
ठीक है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जैसे होम मिनिस्ट्री होती है, ऐसे ही कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। प्रेजेंटली कौन हेड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पता है किसी को? एनीवन ऑनलाइन? किसी को पता है क्या कि कौन हेड करता है अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज हेडेड बाय मिस निर्मला सीतारमन। मिस निर्मला सीतारमन के पास ड्यूअल चार्ज है, वन इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेकंड वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कॉर्पोरेट्स को रेगुलेट करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को हेड कौन करता है? निर्मला सीतारमन। लेकिन आपने सुना होगा कि काम मंत्री जी करते हैं क्या? नहीं, काम मंत्री जी नहीं करते हैं। तो मिनिस्ट्री क्या करती है? डिफरेंट अथॉरिटीज में अपनी पावर को डेलीगेट कर देती है। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो सबसे लोअर लेवल की लोअर मतलब जो सबसे ग्राउंड लेवल पे कंपनीज को रेगुलेट करेगी, वो अथॉरिटी होती है ROC। ROC स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये लिखेंगे आप मेरे साथ साथ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और सबसे ग्राउंड लेवल पे जो कंपनीज को रेगुलेट करता है दैट इज ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये एक अथॉरिटी है ROC। ठीक। इतना लिखिए। ROC स्टेट वाइज। ROC कैसे होते हैं? स्टेट वाइज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट वाइज? इंडिया में हर पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर एक ROC होता है। जैसे राजस्थान में एक ROC, MP में एक ROC, यूपी में एक ROC। हर स्टेट में कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी बनी होती है दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज स्टेट वाइज होते हैं, बट इंडिया में 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 1 स्टेट पे कितने ROC मिलेंगे आपको? 2। नॉर्मली व्हाट इज द पैटर्न? 1 स्टेट 1 ROC, बट 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एक स्टेट में 2 ROC होंगे। कौन कौन से 2 स्टेट हैं? एक तो महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु। ठीक है, नोट करिए। महाराष्ट्र में 2 ROC, एक ROC मुंबई और दूसरे ROC पुणे, है ना? एक ROC मुंबई और दूसरे ROC पुणे। और तमिलनाडु में एक चेन्नई और दूसरे कोयम्बटूर। चेन्नई एंड कोयम्बटूर, मुंबई पुणे चेन्नई कोयम्बटूर। नोटेड? ठीक है, इतना नोट कर लिया। इस बात को समझने में कोई कंफ्यूजन? यानी महाराष्ट्र में 2 ROC, यानी कुछ सिटीज का जो अथॉरिटी है वो मुंबई ROC को दिया जाएगा, कुछ सिटीज की अथॉरिटी पुणे ROC को दी जाएगी। लेकिन राजस्थान में किसी भी सिटी में कंपनी हो, सब सिटीज को एक ही ROC रेगुलेट करेंगे, दैट इज राजस्थान ROC। अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो जब आप ये 22 गोदाम पुलिया की तरफ से उतरेंगे तो वहां पे एक कॉर्पोरेट भवन बना हुआ है, जो जयपुर ROC है वहीं बैठते हैं।
ठीक। नाउ जो आरओसी से अपर लेवल अथॉरिटी होती है, ठीक, उसे कहा जाता है आरडी, एंड आरडी स्टैंड्स फॉर रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, आरओसी जो आरडी है दैट इज ऑफ रीजनल डायरेक्टर। नोट करिए, रीजनल डायरेक्टर, आरडी स्टैंड्स फॉर रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर की खास बात यह है कि ये कैसे होते हैं, जोन वाइज। जोन वाइज मतलब पूरे भारत को 6 जोन में बांटा गया। 6 जोन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे पूरे भारत को 6 जोन में डिवाइड किया गया। अभी ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे, कोलकाता आरडी को। जो ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनका हेड ऑफिस कहां बना दिया, कोलकाता, यानी ईस्ट के जितने भी स्टेट्स होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे, कोलकाता में आरडी को। जो वेस्ट के जितने भी स्टेट्स होंगे, ठीक है, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, मुंबई। नॉर्थ दिल्ली, साउथ चेन्नई, नॉर्थ वेस्ट अहमदाबाद, एंड साउथ ईस्ट हैदराबाद। सो दिस इज दी, ये जोन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो आरडीज होते हैं वो कैसे होते हैं, जोन वाइज। पूरे इंडिया को ऐसे 6 जोन में बांटा गया और हर जोन के आरओसी की रिपोर्टिंग किसको होगी, उस जोन के रीजनल डायरेक्टर को, यानी आरओसी का बॉस आरडी। जब हम कंटेंट पढ़ेंगे, जब हम लॉ पढ़ेंगे, तो ये आरओसी, आरडी, ये नाम बार बार आपके सिलेबस में, आपके सेक्शंस में यूज होंगे, रेफर होंगे। तो आरओसी किसको रिपोर्ट करता है, रीजनल डायरेक्टर को। आरओसी स्टेट वाइज होते हैं और आरडीज जोन वाइज होते हैं। ठीक है, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेज कैसे करता है कंपनी को, ग्राउंड लेवल पे कौन मैनेज करेगा, आरओसी। आरओसी से कुछ हैंडल नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर पावर किसको दे दी, रीजनल डायरेक्टर को। और इस हियरार्की में अब अगला नंबर आता है, लिखिए एनसीएलटी। एनसीएलटी स्टैंड्स फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी स्टैंड्स फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, नाउ एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब ये क्या है, ये कंपनीज एक्ट में बने हुए कोर्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेशन कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें तो वो सबकी बात सुनता है, पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल केवल कंपनीज एक्ट से जुड़े मामलों की बात सुनेगा। तो पर्टिकुलर एक्ट में जो कोर्ट बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूनल। तो कंपनीज एक्ट में एक कोर्ट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में कहते हैं एनसीएलटी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए एक बार पहले।
कुछ प्राइमा फेसी जो आपने सुना, जो आपने लिखा, उसमें कुछ इंस्टेंट डाउट आपके निकल के आते हैं तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी बात पूछनी है। जो ऑनलाइन, ओके नितेश, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अदिति, आर्यन, देव, धारवी, हर्ष, हर्षित, जयश्री, कीर्ति, मिशिका, मुस्कान, नारायण, निखिल, नितेश, संजय, साहिल, शिवम, सिद्धार्थ, और जिनका नाम नहीं लिया है वो सब भी, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बात करके पूछ सकते हैं, बोल के पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? कुछ भी नहीं पूछना? कुछ पूछना? नहीं, हाँ, नहीं, ठीक है, तो बढ़े आगे। ठीक है, आपने कभी सोचा कि आप तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं, बट ये लॉ का पेपर क्यों पढ़ाते हैं आपको? What is the reason? Why you are doing this? Yeah, why you are studying this law? What is the relevance for it? हाँ, जो बिजनेस में रूल एंड रेगुलेशन है उनको जानने में काम आएगा। ठीक है, ओके, यस, एक एक करके विचार जानते हैं। चलिए पहले ऑनलाइन वालों से सुनते हैं। यस अदिति, वापस बोलेंगे? अच्छा, आर्यन, वाई वी स्टडी लॉ? लॉ क्यों पढ़ते हैं? नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए, अच्छा, ठीक है। देवा, देवा, ये पर्टिकुलर लॉ क्यों पढ़ाते हैं आपको? आप तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, लॉ क्या काम आएगा? अच्छा, तो ओके, ओके, यस, धारवी, जब हम कंसल्ट करें किसी क्लाइंट को तो हमें हमारी लिमिटेशन पता। अच्छा, ओके। हर्ष कहते हैं अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। हर्षित, यस हर्षित, लॉ क्यों पढ़ना है? सीएमए को लॉ क्यों पढ़ना है? लॉयर को पढ़ाएं, सीएस को पढ़ाएं, सीएमए को लॉ क्यों पढ़ा रहे हैं? यस हर्षित, मिशिका, मिशिका, लॉ क्यों पढ़ाते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को? ट्रांसपेरेंसी के लिए। अच्छा, ठीक है। देखिए, सीएमए के सिलेबस में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका अपना अपना रेलेवेंस है। जैसे जब आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, कॉस्टिंग पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो एक प्राइमा फेसी इंप्रेशन हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि हम तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं। सो डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू गेट in some corporate and there we are going to get profile of this accountants and cost and management accountants, और हम वहाँ पे टैक्सेशन का प्रोफाइल हैंडल करने वाले हैं, इसीलिए हमारे ये काम की चीज है। ठीक है, बट और लॉ हैंडल करने का काम तो आपको कंपनी नहीं देगी। या तो आपसे कॉस्टिंग, तीन ही प्रोफाइल होते हैं सीएमएस के लिए यूजुअली कंपनीज में, या तो आप कॉस्टिंग का काम करेंगे, या आप अकाउंट्स का काम करेंगे, या फिर टैक्सेशन, और टैक्सेशन में भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेशन ट्रेंड है इंडस्ट्री का, डायरेक्ट टैक्सेशन का काम यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन सीएमएस देखते हैं। इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, बट इंडस्ट्री का ट्रेंड ऐसा है। तो अब कंपनी लॉ क्यों पढ़ना है, या फैक्ट्रीज एक्ट क्यों पढ़ना है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों पढ़ना है? दो चीज, या तो आप बिजनेस करेंगे, या आप जॉब करेंगे, या आप प्रैक्टिस करेंगे, ही तीन काम करने वाले। ठीक है,
कितने लोग सोचते हैं कि जॉब करेंगे? अच्छा, ओके, जॉब से एक्सपीरियंस लेके बिजनेस करेंगे। यस अतिशय, सेम, क्या सेम, किस जॉब? अच्छा, दो ओपिनियन आई ना, मैंने सोचा किसका वाला सेम, ठीक है, ओके। तो जितने भी लोग जॉब करने वाले हैं, जैसे देवा ने कहा कि वो जॉब करेंगे एंड देन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो जितने भी लोग जॉब में जाने वाले हैं, क्योंकि आप कॉर्पोरेट्स में जॉब करने वाले हो, तो डेफिनेटली आपको कॉर्पोरेट लॉ के बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है। आप बिजनेस करने वाले हो तो डेफिनेटली आपको इंडिया के सारे कानून कायदे पता होने चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में जाने वाले हो, तब आपके ये लॉ कैसे काम आने वाला है? कंपनीज एक्ट में सेक्रेटरियल ऑडिट को छोड़कर, देखिए कुछ पर्टिकुलर ऑडिट्स हैं, जैसे केवल ऑडिट प्रोफाइल को छोड़ दीजिए, अगर कंपनी ऑडिट होगी तो कंपनीज एक्ट कहता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, अगर सेक्रेटरियल ऑडिट होगी तो वो सीएस करेगा, और अगर कॉस्ट ऑडिट होगी तो वो सीएमए करेगा। यानी कॉस्ट ऑडिटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कॉस्ट ऑडिट, वो करने की पावर उन्हें कौन देता है? कंपनीज एक्ट देता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि इंडिया में अगर कॉस्ट ऑडिट हुई तो दैट कैन बी डन ओनली बाय द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यानी आपको एम्पावर कौन करता है? कंपनीज एक्ट एम्पावर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस एक्सक्लूसिव ऑडिट की पावर्स को छोड़कर प्रैक्टिस में हर जगह सीएमएस को इक्वल पावर दी गई। जब आप पढ़ेंगे, जब हम लॉ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, या कंपनी का काम हैंडल करना है, या कंपनी के काम से रिलेटेड आपको कोई क्लाइंट मिलता है, तो जो काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज एक्ट में कर सकता है, जो एक सीएस कर सकता है, वो सारे काम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। दिस इज अ लीस्ट अवेयर एरिया अमंग दी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का अपना खुद का परसेप्शन क्या होता है? वी आर मेंट फॉर कॉस्टिंग, वी आर मेंट फॉर अकाउंटिंग, हमें यही काम करना है, हम इसी के लिए बने हैं। बट दिस इज द लीस्ट अवेयर एरिया। इसके अलावा जितने भी लॉ आप फाउंडेशन में आपने पढ़े, या इंटर में आप अभी पढ़ोगे, या फाइनल में आप पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक्ट में पर्टिकुलर पावर्स दी गई है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। और आपके लिए मजे की बात कि आपके सीएमए इंस्टीट्यूट की अगर आप वेबसाइट पे भी जाओगे ना, वहां भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है, खूब लंबी चौड़ी लिस्ट दी है कि प्रैक्टिस में सीएमए और क्या क्या कर सकता है अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिट, और आप क्या कर सकते हो। और ये कंपनी लॉ से के काम के जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, वो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको मोटी फीस देके जाते हैं। एक सोल प्रोप्राइटर का काम करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, या कंपनी का काम करोगे ज्यादा पैसा? कंपनी का, है ना। और सब हम ये जिंदगी की रेल में भाग ही क्यों रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, है ना। वी नीड टू बी फाइनेंशियली सेटल्ड, हम पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये आपका एक जानकारी वाला एरिया है कि हम जॉब करेंगे तभी हम सेटल हो पाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रैक्टिस में बहुत स्कोप है, बट अवेयरनेस उतनी नहीं है। तो जब आप लॉ पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी जगह पे लिखा है कि ये, मतलब लगभग हर जगह पे लिखा है सेक्रेटरियल ऑडिट को छोड़ के, कि ये काम सीएमएस कर सकते, हर काम कर सकते हो आप कंपनीज एक्ट का। तो सीएस ऐसा नहीं है, अपन बोलते ना सीएस कंपनी लॉ मतलब सीएस काम करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा केवल हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि आप अपने प्रोफेशन में इन लॉज को इनकॉर्पोरेट कर सके। अगर आप इन पर्टिकुलर लॉज में भी अपना प्रोफेशन कैरी करना चाहते हैं, अगर आप इन पर्टिकुलर, अभी क्लास चल रही है, ठीक है, तो और जो भी अब आपके बाद आए उनको कहना अपना बैग वहीं अपने पास रखें, ठीक है। ये रिजर्वेशन हो रहा है, नहीं, इट्स नॉट बैक बेंचर। हाँ, थोड़ा सा बैक बेंचर भी नहीं तो यहाँ आके ना, ये दो पहली कुर्सियां तो यहाँ पे जो आपसे अभी जो अटेम्प्ट दिसंबर 22 में देने वाले हैं, ये दो कुर्सियों पे तो एक तो यश बैठते हैं, ऑल इंडिया रैंक होल्डर 1, ये उनकी पहली चेयर है, महाराजा कुर्सी हम कहते हैं, वो इसी चेयर पे आके बैठते। दूसरी पे उनके कोई दोस्त, ठीक। तो अपना प्रोफेशन आप इन पर्टिकुलर लॉज में भी कैरी कर सकते हैं, इसलिए आपको ये लॉ
पढ़ाया जाता है। नाउ अब क्योंकि कंपनी लॉ है तो हम बात करेंगे कंपनी की। ये कंपनी शब्द आपने कहां सुना, कहां सुना कंपनी शब्द? वेरी गुड, 11th में सुना, 12th में सुना, सबसे पहले तभी सुना कंपनी। ठीक, आप क्या जानते हैं कंपनी के बारे में? व्हाट इज दी, अगर आपको बोले कि कंपनी क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? ओके, रक्षा बोलेंगे इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, यस अर्पित। प्रॉफिट मोटिव के लिए कुछ लोगों का साथ में आना। आपने कहा आर्टिफिशियल पर्सन। इतनी सारी बातें क्या बताऊं? अच्छा ठीक है, चलिए। आर्यन ने कहा आर्टिफिशियल पर्सन। और मिशिका, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द कंपनी, क्या जवाब होगा आपका? कंपनी क्या है? मिशिका, ओके। आर्यन, कैसे डिफाइन करेंगे? आपसे कोई पूछा जाए, छोटा बच्चा आके बोले भैया ये कंपनी क्या होती है, तो भैया क्या बोलेंगे? आर्यन बोला है मैंने। अच्छा, ये तो हमारे वो एच वाले ऋतिक हैं। हाँ ऋतिक, हाँ आप क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है, ओके, यस। अच्छा ठीक है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन रेफर कंपनीज एक्ट। देखिए, जितने भी लोग हैं सबने अलग अलग तरीके से कंपनी को डिफाइन किया कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स एंड सर्विस देती है। नारायण ने कहा कि कंपनी का मतलब जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, एक ने कहा आर्टिफिशियल पर्सन है, एक ने कहा कि प्रॉफिट मोटिव है। यानी आप सबने 11th-12th में कंपनी के बारे में पढ़ा और आप सबके दिमाग में अगर आपको कोई कंपनी डिफाइन करने को बोले, वो अलग अलग तरीके का परसेप्शन। ठीक है, और ये आपने कैसे बनाया? आपने जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी या कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, उस तरीके से आपने अपने हिसाब से कंपनी को डिफाइन किया। आप सभी लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं वैसा कंपनीज एक्ट नहीं बोलता है। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट कहता है सेक्शन 220 के हिसाब से कंपनी मीन्स अ कंपनी which is registered under Companies Act 2013 or any previous law। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनी मतलब कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या किसी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड है। प्रीवियस लॉ मतलब इसके पहले कोई कानून बना है उसमें रजिस्टर्ड है। क्या इस डेफिनेशन को समझ के हमें कंपनी का मतलब समझ में आएगा? नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो कुछ ऐसा हो गया कि आपका घर कहाँ है? पोस्ट ऑफिस के सामने, और पोस्ट ऑफिस कहाँ है? घर के सामने। ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पढ़कर तो हमें कंपनी का मतलब समझ में नहीं आता। तो कंपनी का मतलब समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को विजुलाइज करना पड़ेगा। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारी आंखों के सामने एक पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे हम कंपनी को समझेंगे। क्योंकि ये बात तो आप सब जानते हैं कि कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन जो इनविजिबल है, जो इनटेंजिबल है, जिसका हमारे आपके जैसे हैप्पी बर्थडे भी नहीं आता। ठीक है, तो कंपनी, मैं कहती हूं कि कंपनी क्या है? कंपनी भगवान के जैसी है। भगवान दिखते हैं? नहीं, भगवान इनविजिबल है, भगवान इनटेंजिबल है, लेकिन फिर भी भगवान है। जैसे आपका सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आया,
ठीक है। आप मंदिर में गए और पुजारी जी को बोला कि ये लड्डू का भोग गणेश जी को लगा दो, ठीक है। पुजारी जी ने हाथ में लड्डू लिए, मंदिर का पर्दा लगाया, अंदर गए और वापस आ गए, ठीक है। आप क्या मानते हैं? गणेश जी ने लड्डू खा लिए, ठीक है, गणेश जी ने लड्डू खा लिए। तो ये कंपनी भी ऐसी ही है जो इनविजिबल है, जो इनटेंजिबल है। अब आप बोलो कि हमें तो पता है गणेश जी कैसे नहीं, विजिबल है, ऐसे मोटा सा पेट होता है, बड़ी सी सूंड होती है, बड़े बड़े कान होते हैं, चूहे की सवारी करते हैं, ऐसे ही तो दिखते हैं गणेश जी? नहीं, किसी ने देखा ना, किसी ने नहीं देखा। हमने जैसा सोचा वैसे हमने गणेश जी की पिक्चर बना लिया, जैसा किताबों में पढ़ा वैसी गणेश जी की पिक्चर बना ली। एक बात बताइए कि जैसे थोड़ा सा लीक से हटके, जैसे ना आपने कभी देखा कि जैसे भगवान या देवी देवताओं की फोटो बनी होती है ना, वो हमेशा सुंदर क्यों होते हैं? है ना, वो हमेशा सुंदर क्यों होते हैं? भगवान राम की फोटो आप कभी भी किसी में देखिए, या सीता की फोटो देखिए, हमारे जैसी तो नहीं लगती, बड़ी सुंदर लगती है वो तो। हनुमान जी के 6 पैक लगा देते, ठीक है। भगवान राम हमेशा फोटो में सुंदर ही दिखते हैं, है ना, बिल्कुल साफ सुथरे, नहाए धोए, सुंदर। ऐसा थोड़ी है, उनके हो सकता है उनके भी फीचर शार्प ना हो, वो भी बिल्कुल काले कलूटे हो, ये किसको पता है ना। हम सब भी यूनिक है, एवरी पर्सनालिटी इज यूनिक, क्योंकि वो कहते हैं सुपर नेचुरल पावर भी क्या है? इनविजिबल है, इनटेंजिबल है। हमने जैसे उसे विजुलाइज किया वैसे हमने मान लिया। तो जब हम कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी भी क्या है? ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि कंपनी को पावर किसने दी? कंपनीज एक्ट ने पावर दी। और कंपनीज एक्ट ने कहा कि ये कंपनी भले ही आपको ना दिखे, ये भले ही इनविजिबल हो, ये भले ही इनटेंजिबल हो, इसका भले ही कोई फिजिकल शेप ना हो, फिर भी आपको मानना है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि इसे किसकी आंखों से देखना पड़ेगा? कानून की आंखों से देखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही फिर कानून आपको क्या दे देगा? दिव्य दृष्टि दे देगा। दिव्य दृष्टि समझते? हाँ, कानून आपको दिव्य दृष्टि दे देगा, और जो चीज नहीं है वो भी आपको दिखनी लग जाएगी, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस आपको माननी पड़ेगी। जैसे एग्जाम में फेल होने से डर लगता है ना, तो भगवान की एग्जिस्टेंस माननी पड़ती है। भले ही कुछ भी कहो, माननी तो पड़ती है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही है ना। तो जिसको भी आप मानते हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन के आप, माननी पड़ती है। बस कंपनी भी ऐसी ही होती है। कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूं, और इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए, एक तीन दोस्त मतलब ईना, मीना, डीका, ठीक है। 3 दोस्त हैं, ईना, मीना, डीका, और तीनों कौन हैं? सीए, ठीक है। तीनों दोस्तों को पापा ने बोला कि बेटा तू नौकरी कर ले, ठीक है। लेकिन तीनों ने बात नहीं मानी। पापा ने धमकी भी दी कि नौकरी कर ले, नहीं तो जायदाद से बेदखल कर दूंगा। लेकिन फिर भी इन्होंने बात नहीं मानी, क्योंकि ये बिजनेस करना चाहते थे, ठीक है। तो तीनों ने बोला कि चलो बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस को एक नाम देना था, तो इन तीनों ने बिजनेस को नाम दे दिया स्मार्ट, ठीक है ना। क्या बिजनेस बातें करने से चलता है? नहीं। फिर क्या, कैसे चलता है बिजनेस? पैसों से चलता है, काम करने से चलता है। पैसा तो चाहिए ना। अब पापा ने तो मना कर दिया था, तो पापा ने तो पैसे नहीं दिए। अब फिर पैसा कौन देगा? कहां से लाएं पैसे? लोन ले, ठीक, लोन लेना चाहिए। तो भाई इनमें जो लीडरशिप, जो नेता प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो कौन था? ईना था, ठीक है। ईना ने बोला कि ठीक है, हम कहां जाते हैं? पीएनबी के पास जाते। बोले पीएनबी ने नीरव मोदी को लोन दे दिया, तो हम क्या चीजें, हमें भी दे ही देंगे। तो ईना गया पीएनबी के पास, और पीएनबी में कौन बैठे थे? दिव्यांश, ठीक है। और ये कैसे है? खड़ूस बैंक मैनेजर,
ये खड़ूस बैंक मैनेजर पूरे दिन सबसे लड़ाई करते रहते हैं। तो ईना गया पीएनबी बैंक के मैनेजर के पास और बोला कि अंकल जी मेरे को ना लोन चाहिए, अंकल मेरे को लोन चाहिए। ठीक, तो पीएनबी ने मैनेजर ने पूछा, दिव्यांश ने पूछा किसको लोन चाहिए? तो ईना ने कहा स्मार्ट को लोन चाहिए। फिर से दिव्यांश ने पूछा कि किसको लोन चाहिए बेटा? तो बोला कि स्मार्ट को चाहिए। फिर से पूछा किसको लोन चाहिए? तो फिर ईना को गुस्सा हो गया कि अंकल ऊंचा सुनते हो क्या, स्मार्ट को लोन चाहिए। तो बोले ठीक है, फिर लोन चुकाएगा कौन? बोले स्मार्ट चुकाएगा। ठीक है, तो दिव्यांश ने गार्ड को बुला के बोला कि इस ईना को बाहर भेजो। ठीक है, ये हमारे बैंक को चूना लगाने आया है। ठीक, अब ईना वापस लौट के गया और अपने तीनों दोस्तों से मिला कि बहुत खड़ूस एक बैंक मैनेजर था और किसी की बात नहीं सुनता था, और ये तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो हमें पैसे भी नहीं देना चाहता है। तो इनमें एक और व्यक्ति था मीना। मीना ने कहा कि है ना हमारे कौन है, फैमिली पंडित जी हैं। होते हैं ना, सबके होते हैं, हाँ होते हैं। बोले एक हमारे फैमिली पंडित जी हैं। ठीक है, मतलब कोई भी काम हो मम्मी उन्हीं को बुलाना प्रेफर करती है, वो वाले। तो एक फैमिली पंडित जी हैं और पंडित जी के पास हर समस्या का समाधान होता है। आप किसी भी चीज के लिए चले जाइए, वो कभी ना बोलते नहीं, वो क्या बोलते हैं, काम हो जाएगा। तो तीनों दोस्त गए फैमिली पंडित जी के पास, बोले और पंडित जी वो है ना, वो जो दिव्यांश एक खड़ूस बैंक मैनेजर है, वो जो अंकल हैं वो हमें लोन नहीं दे रहे। ठीक है, तो पंडित जी ने बोला ठीक है, मैं क्या बताऊंगा, एक तरकीब, एक तरीका बताऊंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब पंडित जी ने क्या तरीका बताया? पंडित जी ने बोला कि देखो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें क्या देता हूं, कुछ पेपर्स देता हूं। तुम पेपर जाकर वो काली घाटी पे बरगद के पेड़ पे क्या बना हुआ है, एक आरओसी का मंदिर बना है, तुम सारे कागज वहां पर ले जाओ और वो जो आरओसी में एक मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो तुम्हें क्या दे देंगे, एक कागज देंगे। प्रसाद में क्या देंगे, एक कागज, और उस कागज पे लिखा होगा COI। क्या लिखा होगा, COI। COI मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस COI वाले प्रसाद को लेके तुम कहां चले जाना, बैंक मैनेजर के पास। बोले फिर पंडित जी इससे क्या होगा? बोले चमत्कार। ठीक, तो ये जो ईना मीना डीका है, ये इस COI वाले कागज को लेके किसके पास पहुंचे, दिव्यांश के पास। और दिव्यांश को जाके बोले अंकल जी देखो लोन चाहिए। तो अंकल ने पूछा फिर आ गया किसको लोन चाहिए? तो इन्होंने कागज दिखाया, इसको लोन चाहिए। लेकिन अब खड़ूस बैंक मैनेजर गुस्सा नहीं हुए, क्या हुए, खुश हुए। ठीक है, क्योंकि अब बैंक मैनेजर को क्या मिल गई, क्या मिल गई, दिव्य दृष्टि। यानी अभी तक जो स्मार्ट इनको नहीं दिख रहा था वो क्या हो गया, दिखने लग गया। ठीक है, और बैंक मैनेजर ने लोन स्मार्ट को दे दिया। लेकिन ईना मीना डीका को ये राज की बात समझ में नहीं आई। तो तीनों वापस कहां गए, पंडित जी के पास। बोले पंडित जी आपने क्या चमत्कार किया, राज की बात बताओ। पंडित जी ने बोला कि बेटा देख, जब तक स्मार्ट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिला था, मतलब जब तक स्मार्ट को तुमने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं कराया था, तब तक स्मार्ट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। जैसे ही तुम वो कागज लेके आरओसी के पास गए, इसका मतलब तुमने क्या कर दिया, स्मार्ट को आरओसी के पास क्या करा दिया, रजिस्टर। रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट। और इस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ क्या था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही आरओसी ने तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो स्मार्ट, जो ग्रुप जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, उसको क्या मिल गई, लीगल पर्सनैलिटी। या क्या मिल गई, लीगल
एग्जिस्टेंस, जो भले ही इनविजिबल हो, जो भले ही इंटेंजिबल हो, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने की डेट से कंपनीज एक्ट ने क्या माना, वो स्मार्ट एग्जिस्ट करता है। किसकी नजरों में? कानून की नजरों में। इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। तो कंपनी भी ऐसी ही होती है। जिस दिन दो या दो से ज्यादा लोग जब बिजनेस करने के उद्देश्य से, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूं, जब दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करने के उद्देश्य से कोई ग्रुप बना लें, कोई एसोसिएशन बना लें और उस एसोसिएशन को जाके कहां रजिस्टर करा दें? कंपनीज एक्ट में। कहां रजिस्टर करा दें? कंपनीज एक्ट में। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो ग्रुप या एसोसिएशन अब क्या बन जाएगी? सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी जो दिखेगी नहीं, जो होगी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी क्या क्रिएट हो जाएगी? एग्जिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। तो कंपनी कब एग्जिस्टेंस में आती है? जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है या जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। कहां रजिस्ट्रेशन कराना है? कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है। जब कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आरओसी इस बात का एक प्रूफ देता है, और वो प्रूफ क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं ना कंपनी का मतलब कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में ही कब आएगी? जब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगी। भले ही वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसके हमारे आपके जैसे मम्मी पापा नहीं है, इसका हमारे आपके जैसा हैप्पी बर्थडे नहीं आता, लेकिन फिर भी कंपनी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और हमें और आपको दिव्य दृष्टि कौन देता है? कौन सा कानून? कंपनी का अंधा कानून, कंपनीज एक्ट देता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। एक लाइन मैं लिख रही हूं, आप भी नोट कर लीजिए। हाँ, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना। पार्टनरशिप फर्म को कभी रजिस्टर नहीं कराया जाता, और आप करा भी लो तो जरूरी नहीं होता, लेकिन कंपनी को रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टेंस में आने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है ना।